अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में पुरस्रार होटल की एक नाकाबिले यकीन कहानी। जूं मौसम गर्मा की छुट्टियां करीब आ रही थीं, उन तीन दोस्तों के जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि इस मर्तबा उनका मरी जाने का मंसूबा था। ये तीनों दोस्त एहतशाम, कदीर और इसहाक हर मर्तबा गर्मियों की छुट्टियों में सर्द इलाकों में घूमने फिरने जाते थे। तीनों बहुत गहरे दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में रिहाइश पजीर थे। उनके वालिदैन की भी आपस में खूब बनती थी और तीनों ही माँ बाप की अकलौती औलाद थे, इसलिए तो उन्हें हर मर्तबा सर्द इलाकों में घूमने फिरने की इजाज़त मिल जाती थी। तीनों दोस्त सफ़र की तैयारियों में मगन थे। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का उन तीनों को बेसब्री से इंतज़ार था। माँ बाप की दुआएं लेते हुए अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। वो तीनों एक प्राइवेट गाड़ी में महवे सफ़र थे और अपनी मंजिल मकसूद पहुंचने के लिए बेताब थे। 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद वो मरी जैसी पुरफिजा मुकाम पर पहुंच गए। उन तीनों की खुशी की इंतहा न थी जब गाड़ी ने उन्हें दोपहर के वक्त उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। वो तीनों रात गए तक घूमते रहे। उन्हें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ और चल चल कर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए। अब हर तरफ रात की स्याही गहरी होती चली गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो तो घूमते घूमते बहुत दूर तक चले गए हैं। इस गलती का एहसास उन्हें उस वक्त भी हुआ जब उन्हें दूर दूर तक किसी होटल वगैरह का आसार ना नजर आया। वो तीनों बहुत परेशान हो गए, क्योंकि रात गुजरने के लिए उन्हें किसी महफूज मुकाम की ज़रूरत थी। वो तो इस जगह को भी ज़्यादा ना जानते थे। वो तीनों इसी परेशानी में चल रहे थे और साथ साथ नज़र दौड़ा रहे थे कि अचानक उन्हें दूर बरकी कमकमों की झलक नज़र आई। वो तीनों बहुत खुश हुए और अपने मायूस और लड़खड़ाते कदमों की रफ्तार को तेज़ कर दिया। वो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाहते थे। उन्हें एक होटल का साइन बोर्ड नज़र आया। चलते चलते उस होटल के वो मेन दरवाजे तक पहुंच चुके थे। होटल के करीब पहुंचने पर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि जो होटल बज़ाहिर देखने में पुररौनक नजर आ रहा था, वो पुररौनक ना था, बल्कि हर सू खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी वहशत बरस रही थी। बिला आखिर वो तीनों मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर भी अच्छी खासी वहशत थी। वो तो अंदर जाकर घबरा गए। होटल वीरान सुनसान था। बिला आखिर उन तीनों ने अपने खौफ को बालाए ताक रख कर अपने कदम इस्तकबालिया काउंटर की जानिब बढ़ा दिए। इस्तकबालिया पर किसी ज़ी रूह का नामो निशान तक न था। एहतशाम ने चंद मिनट वेट करने के बाद इस्तकबालिया काउंटर की बेल को अपने हाथ से बजाना शुरू कर दिया। चंद मिनट बाद एक शख्स बरामद हुआ। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद सेकंड फ्लोर पर उन्हें एक कमरा दे दिया गया। एक मुलाजिम के हमरा वो सेकंड फ्लोर पर कमरा नंबर 5 में पहुंच गए। कमरे में अटैच बाथरूम, गर्ज ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी का तमाम सामान मौजूद था। वो तीनों बारी बारी गर्मा गर्म पानी से नहाए, उसके बाद मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो गए। फिर उन्होंने खाना तनावुल फरमाया और उसके बाद तीनों आपस में महवे गुफ्तगू हो गए। यार, मुझे तो ये होटल कम भूत बंगला ज़्यादा लगता है, एहतशाम ने बोला। तुम तो हर चीज़ को ही आसारे कदीमा से मिलाने की कोशिश करते रहते हो, इसहाक ने जल भुनकर कहा। एहतशाम ने कदीर को गहरी सोच में गुम देखा तो उसे मजाक की सूझी। इतना मत सोचा कर, वरना तेरे सर के बाल ना खिज़ां रसीदा पत्तों की मानी झड़ जाएंगे। यार, इसको सोचने दो, कायदे आज़म की तरह नया मुल्क बनाने के बारे में मंसूबाबंदी कर रहा है। इसहाक ने भी तंज किया। फिर वो तीनों कहका लगाकर हंसने लगे। हमेशा सोच कर काम करने वाला ही कामयाब होता है, ना कि तुम जैसे जाहिल। वो सियाने कहते हैं ना कि आलिम का एक दिन जाहिल के साथ सारी जिंदगी गुजारने से बेहतर है। कदीर, जो अब तक उनकी बकवास सुन रहा था, तंजन बोला। इनकी सुनिए जिनकी कोई नहीं सुनता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इन साहब की मसाल भी ऐसी ही है, इसहाक ने फिर फितरतन कदीर की बात में कहा। खैर, इसी तरह वो तीनों आपस में बात करते रहे। मुझे तो नींद आ रही है भाई, एहतशाम ने जमाई लेते हुए कहा। तुम तो हो ही फ्रॉडी, जब देखती हो ना कि बाजी पलट रही है तो तुम्हें नींद आना शुरू हो जाती है। कदीर ने अब एहतशाम पर फिक्रा कसा। यार, नींद तो मुझे भी आ रही है, इसहाक ने भी जमाई लेते हुए बोला। बिला आखिर वो तीनों सोने के लिए चल दिए और अपने अपने बिस्तरों में लिहाफ ओढ़कर सोते बने। चंद मिनट बाद कमरे में उन तीनों के खराटे गूंज रहे थे और वो तीनों दुनिया और माफिया से बेखबर नींद की वादियों में गुम हो गए।
जिस टेबल के इर्द गिर्द बैठकर वो तीनों खुशगपियों में मसरूफ थे, अब वहाँ एक नहायत ही खूबसूरत लड़की बैठी उन तीनों की जानिब कनखियों से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी और वो चमक लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। उन तीनों को अभी सोए ज्यादा देर न गुजरी थी कि अचानक इसहाक की आंख खुल गई। इसहाक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई साया उन तीनों के गिर्द मटर गश्त कर रहा हो, लेकिन गौर से देखने पर भी उसे कुछ नजर न आया। उसने उसे अपना वहम समझा और फिर वहां से उठकर रफ़ाए हाजत के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम से फरागत के बाद वो दोबारा सोने की गर्ज से अपने बिस्तर की जानिब बढ़ा। बिस्तर के करीब पहुंचकर वो सोने ही वाला था कि यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रात के इस पहर कौन हो सकता है? इसहाक बुड़बुड़ाने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा, मगर बाहर दूर दूर तक अंधेरे का राज था। होटल तो अब गुप अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने पूरे होटल की लाइट्स बंद कर दी। इसहाक ने अपने कुर्बो जवार का जायजा लिया, लेकिन ऐसा कोई शख्स नजर न आया जिसने दरवाजे पर दस्तक दी हो। वो दोबारा दरवाजा बंद करने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे ऐसे लगा जैसे कोई धीमी चाल चलता उनके कमरों के करीब से गुजरा हो। उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। अब जहन में मुख्तलिफ इकसाम के वसवसे जन्म लेने लगे। दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। फिर अचानक उसे दबी दबी चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब के कमरे से आ रही थी। उसके दिल में तजस्सुस ने घेरा करना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही हर चीज का बगौर जायजा लेता था। उसने अपने पलटते कदम वापस लिए और कमरे से बाहर निकल आया। कमरे को अच्छी तरह बंद करने के बाद उसने अपने कदम उस कमरे की जानिब बढ़ा दिए और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस कमरे तक आ पहुंचा जहां से चीख की आवाज सुनाई दी थी। उसने कान लगा दिए। आवाज किसी औरत की थी जो दबी दबी आवाज में सिसकियां लेती हुई रो रही थी। इसहाक ने अपने खौफ को बालाए ताक रखकर झट से उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चरचराहट की आवाज पैदा करता हुआ खुलता चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोने और सिसकने की आवाजें अचानक बंद हो गईं। इसहाक के दिल में एक बार फिर खौफ जमने लगा। उसने डरते डरते कमरे के अंदर झांक कर देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी ना था। तजस्सुस की बिना पर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर रोशन कर लिया। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी बमुश्किल ही कमरे को रोशन कर रही थी, लेकिन वो उस कम रोशनी में ही कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसके हाथ से उसका सेल फोन छूटकर कमरे के फर्श से टकराकर ऑफ हो गया और एक साया उसकी सिमत बढ़ना शुरू हो गया। वो चीख कर गिरा और फिर उस चीज ने उसे भंभोड़ कर रख दिया और वो दुनिया फानी से कूच कर गया। ठक ठक ठक। कमरे के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अब एहतशाम की आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुल गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो दरवाजा खोलने की गर्ज से उठा और मुंह ही मुंह में ना जाने क्या बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा। एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा, मगर दरवाजे के बाहर कोई ना था। वो कमरे से बाहर निकल आया ताकि दरवाजा खटखटाने वाले का सुराग लगा सके, मगर दूर दूर तक कोई ना था। होटल मुकम्मल तौर पर तारीक और सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो अपने कमरे में जाने के लिए वापस पलटा, लेकिन चंद कदम ही चला होगा उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे दूर तक कोई नजर न आया। उसने उसको अपना वहम समझा। फिर कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए उसने। अभी उसने चंद कदम का फासला ही तय किया होगा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से उसके करीब से गुजरा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई ना था। वो इस बात पर अभी गौर ही कर रहा था कि उसे पायल की झनकार सुनाई दी, जैसे कोई औरत पाँव में पायल पहने धीमे धीमे चल रही हो और आवाज करीब के कमरे से आ रही थी। वो चंद लम्हे पायल की झनकार पर गौर करता रहा, फिर अपने कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला तो दरवाजा खुल गया। अंदर तो मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। एहतशाम ने अपनी पतलून की जेब से मोबाइल निकालकर उसकी लाइट ऑन कर दी और इर्द गिर्द झांकने लगा, मगर कमरे में उसके सिवा कोई न था। अभी वो वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसे सन्नाटे में एक आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज अपनी जगह से खिसकी हो
उसने एक मर्तबा फिर घूमकर पीछे देखा तो उसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो मंजर ही कुछ ऐसा था। एहतशाम अपनी जगह पर साकित हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो कोई भी कमरे में था धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और अपने लंबे और नोकीले दांत उसकी शहरक में पेवस्त कर दिए और उसके गर्मा गर्म खून से अपनी प्यास बुझाने लगा। उस बला ने उसके जिस्म से खून का एक एक कतरा चूस लिया। फिर वो बला भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ी, लेकिन फिर भी अपनी वहशियाना भूख और प्यास अभी तक न बुझा पाई और वो एक नए शिकार की तलाश में निकल खड़ी हुई। कदीर कमरे में मज़े से सो रहा था। यकायक उसकी आंख खुल गई, लेकिन उसकी आंख क्यों खुली उसकी वजह कदीर की समझ से बाहर थी। वो अपने बिस्तर पर उठ बैठा। हर तरफ सन्नाटे का राज था, तारीकी भी कमरे में थी। उसने साइड टेबल से पानी उठाकर पिया। पानी पीने के बाद दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। वो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा था कि अचानक उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ दर्द में डूबी हुई और किसी औरत की थी। वो परेशान हो गया कि रात के इस पहर किस बदनसीब की चीख थी। वो हमदर्दी के जज्बे से उठा और दरवाजे के करीब पहुंचकर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलने के बाद एक औरत कमरे में बैठी उसको बाहर निकलता देखकर मुस्कुराने लगी। उस बदसूरत औरत की हंसी बहुत पुरस्रार थी और वो आने वाले लम्हात का तसव्वुर करके खुशी से झूम उठी। कदीर कमरे से निकलकर बाहर राहदारी में आ गया। फिर इधर उधर झांकने लगा। आवाज़ की सिमत का तयन करने की कोशिश करने लगा। उसके कमरे से बाहर आते ही आवाज़ भी बंद हो गई। अब ऐसी खामोशी थी कि कहीं दूर से झींगरों की आवाज़ उस खामोशी को कम करने में अपनी नाकाम कोशिशों में लगी हुई थी। जैसे ही वो पीछे घूमा, अपने सामने इस कदर खौफनाक वजूद को देखकर उसे खौफ महसूस होने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की जानिब घसीटता चला गया। उसी तरह घसीटते घसीटते वो दीवार से जा लगा और वो खौफनाक वजूद उसकी जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो भला उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई कि कदीर उसकी सांसों की गरमाइश को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उस इंतहाई खौफनाक और बदसूरत बला को अपने करीब देखकर कदीर पहले बहुत खौफज़दा हुआ और फिर उसने उस बला से निमटने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया। कदीर ने बिजली की सी तेज़ी से अपने दाहिने हाथ का मुक्का बनाकर नहायत बर्क रफ्तारी से उस बला के पेट में चढ़ दिया। वो बला उस गैर मतवक्का हमले से खुद को ना बचा पाई। अपनी बिखरी सांसों को वो बहाल करने लगी। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर कदीर की जानिब बढ़ने लगी और अब वो उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर होशियार भी थी। फिर उसने बर्क रफ्तारी से कदीर को दबोच लिया और उसकी गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गाड़ने ही वाली थी कि उसका मुंह कदीर की गर्दन में पड़े हुए तावीज़ से टकरा गया। तावीज़ के साथ टकराते ही वो उछलकर काफ़ी दूर जा गिरी। उस बला के ज़मीन से टकराते ही ज़मीन ज़लज़ले की मानिंद हिलने लगी। फिर जैसे ही ज़मीन हिलना रुकी, वो बला नहायत खौफनाक अंदाज में उठी और कदीर की जानिब एक बार फिर दौड़ लगा दी। कदीर के करीब पहुंचकर उस बला ने एक लंबी जिस्त लगाई और कदीर को दबोचते हुए काफ़ी दूर घसीट कर दूर ले गई। कदीर उसके अचानक हमले से घबरा गया और उसका सांस धूकनी की मानिंद चलने लगा। चंद सेकंड तक वो खुद को एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार कर चुका था। वो बला और कदीर आपस में गुत्थम गुत्था थे। कदीर ने अपनी दोनों टांगें मजबूती से उस बला के पेट से जमाकर पूरे जोर से उस बला को खुद से परे धकेल दिया और खुद कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। कमरे से बाहर निकलकर वो एक जानिब दौड़ने लगा कि अचानक किसी चीज़ से ठोकर लगने से धड़ाम की आवाज़ पैदा करता हुआ नीचे गिरा और कलाबाजियाँ खाता हुआ दूर तक चला गया। जैसे ही दोबारा उठकर खड़ा हुआ और भागने लगा तो खुद के सामने उस बला को देखकर ठिठक गया। बला ने कदीर को देखते ही कह कहे लगाने शुरू कर दिए। हा हा हा, तुम मुझे जल देखकर कहाँ भागोगे। कदीर एक बार फिर उस बला को अपने सामने देखकर दूसरी तरफ को दौड़ने लगा। वो उस बला के कह कहे सुनकर घबरा गया और एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। इस बार वो गिरते ही उठ खड़ा हुआ और दिल में अल्लाह को याद करने लगा। दफातन उसके कानों में एक भारी और रौबदार आवाज़ गूंजी,
اے بالغ، اس طرح مصیبتوں سے گھبرا کر بھاگنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہارے گلے میں جو برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے، اسے اتار کر اس بلا کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ پھر وہ آواز اچانک بند ہو گئی۔ قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا اس برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ گردن سے نکال کر اس بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ بلا اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس بلا سے گتھم گتھا ہو گیا، اور جیسے ہی اس بلا نے قدیر کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے منہ کھولا، قدیر نے لپک کر اس کی گردن میں اپنا تعویذ ڈال دیا۔ جیسے ہی تعویذ گردن میں ڈلا، وہ بلا ایسے اچھلی جیسے بے خبری میں ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ چونکہ اس تعویذ میں اللہ پاک کا کلام لکھا ہوا تھا، اس لیے تعویذ اس کی گردن میں جا کر اس کے جسم سے چمٹ گیا اور اس کی چیخ و پکار سے در و دیوار تک ہلتے محسوس ہوئے۔ وہ بلا چند سیکنڈ میں راکھ کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ اس بلا کے راکھ ہوتے ہی ہوٹل کے در و دیوار بھی ہلنے لگے۔ دفتن ایک بار پھر قدیر کے کانوں میں وہی آواز گونجی، اے بالغ بھاگ۔ چونکہ یہ ہوٹل بھی ان بلاؤں کا مسکن ہے، اس لیے یہ ابھی زمیں بوس ہو جائے گا۔ قدیر نے وہ آواز سنتے ہی باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ چند سیکنڈ کے عرصے میں وہ ہوٹل کی چار دیواری سے باہر تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ہوٹل زمیں بوس ہو گیا اور چند لمحات میں اس کا سارا ملبہ بھی غائب ہو گیا۔ جب صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا، اچانک قدیر کو اپنے ساتھیوں کا خیال آیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر وہ آواز گونجی، بالغ تیرے دوست اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، ان کے غم میں افسردہ نہ ہو اور جلد از جلد اپنے گھر جا، تیری ماں تیری راہ تک رہی ہوگی۔ جا گھر جا، اپنے دوستوں کو بھول جا، وہ اب کبھی واپس نہ آئیں گے۔ پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز کے بند ہوتے ہی قدیر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ مری کی سیر کے لیے نکلے تھے۔ چند لمحوں بعد جب اس کا غم ہلکا ہو گیا تو اس نے اس جگہ سے نکلنے میں ہی عافیت جانی اور اپنے قدموں کو ایک جانب ڈال دیا تاکہ وہ جلد سے جلد کسی آباد علاقے تک پہنچ جائے اور پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو۔